और बिना पानी वाले इस माहौल में ये पूकमाया की शुरुआती चीजों में से एक था। जमीन के नीचे ये गड्ढा असल में इंसान का बनाया एक कुंड है। नाम है चॉल्टन। गजब की इंजीनियरिंग का यह नमूना चूना पत्थर के चट्टानी तल पर तराशा गया है। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये चुल्टून्स कैसे बनाए गए थे। पहले ऊपर की चट्टान में गड्ढा बनाया जाता, इसके बाद वो नीचे के इस नरम मॉरल तक पहुंचने के बाद वो खोदकर जगह को बड़ा करते थे। सबसे आखिर में चट्टान पर प्लस्तर किया जाता था। आप यहाँ इस प्लस्तर की मोटाई देख सकते हैं, ये गुलाबी सा मटेरियल। प्लस्तर वाटरप्रूफ परत की तरह काम करता था। माया ने स्टेयरवे टू हेवन के चौक, छतें और नालियां ऐसी समझदारी से बनाई थीं जिससे बारिश के पानी की आखिरी बूंद भी सहेजी जा सके, जिसे फिर वो 8 चिल्ड्रंस में पहुंचा देते थे जो पूरे स्टेट में यहां वहां बने हैं। पहाड़ी की पूरी चोटी बारिश के एक विशाल बैरल की तरह काम करती थी। तो ये सूझबूझ वाला पानी का इंतजाम कितने लोगों को सहारा दे पाता था? बिल रिंगल और इंजीनियर एंड्रू विलिस पुरानी लाइडार तकनीक से चल्टन का खाका खींचते हैं। इससे मिले 3D मॉडल से उन्होंने पानी की क्षमता का हिसाब लगाया। स्टेयरवे के चल्टन्स में से हर एक लगभग 38,000 लीटर तक देकर पूरे समुदाय के लिए पानी का एक भरोसेमंद स्रोत था। 6 लोगों का एक औसत परिवार दिन में लगभग 100 लीटर तक इस्तेमाल करता था। इसलिए स्टेयरवे के चल्टन से 7 परिवारों को बिना बारिश के 3 महीनों तक पानी मिलता रहा होगा। पानी के इन बेहतर इंतजामों ने स्टेयरवे पर और पास की क्यूबिक जैसी दूसरी दर्जनों अमीर हुकूमतों के लिए पानी जमा करने की एक कारगर बुनियाद तैयार की थी। और उस बुनियाद की चोटी पर बैठा था एक शाही रसूखदार। जॉर्ज बे को उसकी हैरान करने वाली दौलत के जंगल में छुपे सुराग मिले हैं। एक आलीशान महल के खंडहर, ये क्यूबिक के शाही खानदान के इतिहास के उस दौर को झलकाता है जब शाही खानदान जबरदस्त दौलत इकट्ठी कर रहा था और नया आलीशान महल बनाकर उसे सबको दिखा रहा था। क्यूबिक का राजा अपने पुराने महल के ऊपर पिरामिड बना चुका था, लिहाजा बगल की जमीन पर उसने रहने को नया बेहतर बंगला बनवाया। नए महल में 15 बड़ी इमारतें और रस्म के लिए 2 दालान थे। पहले की खोजों से जॉर्ज को पता है कि इमारतों को खूबसूरत मूर्तियों और रंगीन प्लस्तर से सजाया गया था। नए महल में ये सबसे अच्छे से सहेजी बिल्डिंगों में से एक है। इसमें प्लास्टर के बचे हिस्से देख सकते हैं। इन्हें रंगा जाता था, कभी कभी बड़े बड़े म्यूरल्स बनाए जाते थे और इसमें छत के कुछ हिस्सों पर बीम्स भी रही होंगी पर्दों और टेपेस्ट्रीज के लिए, और यहाँ कई तरह का फर्नीचर भी रखा गया होगा। राजाओं को तेंदुए की खाल, सोफे, खूबसूरत तकिए पसंद थे। ये सीधा सादा सा दिखने वाला कमरा काफी आलीशान रहा होगा। AD तक उत्तर का माया समुदाय 1500 साल से ज्यादा पुराना हो चुका था। इसके लोग इसके बेरहम इलाके में बखूबी ढल चुके थे। पानी का उनका इंतजाम बड़े पैमाने पर खेती करने और अपने राजाओं और नए मध्यम वर्ग के लिए बेहिसाब दौलत पैदा करने में मदद देता था। AD में इस जगह के बारे में सोचिए। यहाँ क्या दिखता होगा? नगरों, गांव, शहरों, उन हजारों जलते चूल्हों से उठते धुएं का दूर दूर तक फैला मंजर,
जिन पर औरतें शाम का खाना बना रही हों और मर्द अपने खेतों से लौट रहे हों। लेकिन खुशहाल समुदाय की इस तस्वीर के साथ ही बे के साथी बिल रिंगल और टोमास गायरेटा को तकलीफदेह सियासी चलन के उभरने के सबूत मिल रहे हैं। कीवीक से 32 किलोमीटर पर है आलीशान शहर उज़माल। 800 एडी में ये बढ़ते हुए इलाके की ताकतवर राजनीतिक राजधानी बन गया था। कीवीक के राजा की तरह माना जाता है स्थानीय राजा कूटनीति चलाने और उज़माल के शाही अंदाज को इज्जत बख्शने यहां आते थे। रिंगल बे को दिखाना चाहते हैं कि कैसे ये इमारतें 800 एडी के आसपास एक खास बदलाव से गुजरी थीं। उनमें सामने की तरफ फौरन नजर में आने वाली नई इमेज जोड़ी गई थी। एक जो बहुत दिलचस्प बात है वो है यहाँ ये छोटी सी इमेज, पंखों वाला सांप। दरअसल यहाँ 2 सांप हैं और वो फसाड पर आपस में लिपटे हुए हैं। आपको विजुअल इमेजेस चाहिए होते हैं। रिंगल का मानना है सांप एक ताकतवर धार्मिक संप्रदाय के प्रतीक थे। इसे केट्ज़केट्ल या फेदर्ड सर्पेंट कहते हैं। कल्ट बताए जाने वाले केट्ज़केट्ल को शायद एक सियासी सोच की तरह देखना सही होगा, और बेशक इसे धर्म से जोड़ा जाता था। कल्ट शायद गलत शब्द होगा क्योंकि ये किसी छोटे पैमाने की सरकारी दायरे से अलग चीज की भनक देता है, और सियासी सोच थी और ये बहुत अहम थी। इस संप्रदाय में शामिल होने के लिए कीविक के जैसे किसी स्थानीय राजा को एक कड़ी रस्म से गुजरना होता था। प्रीस्ट्स अक्सर शामिल होने वाले को कई दिन तक अकेले में रखते थे। उसे खुद पर काबू पाने की कई रस्मों से गुजरना होता था। उस जमाने के कला के नमूने खून निकालने की रस्में दिखाते हैं, जिसमें शामिल होने वाले अपने पीनिसेस और शरीर के दूसरे हिस्सों को छेदते थे। ये एक बहुत दिलचस्प तरीका रहा होगा खुद को कुर्बान करने का, और बेशक दर्दनाक भी। सामने के हिस्से पर एक और इमेज दीक्षा देने वाले का सफर दिखाती है। एक छोटे कद का आदमी एक फेदर्ड सर्पेंट के मुंह से बाहर निकल रहा है। हम देख सकते हैं कि एक छोटे कद का आदमी सांप के मुंह से बाहर आ रहा है बदले हुए इंसान के तौर पर। ये बदल रहा है इसमें शामिल रस्मों की वजह से, जिसमें केट्ज़केट्ल भी है। उज़माल में फेदर्ड सर्पेंट की नक्काशी बताती है कि 800 के दशक में संप्रदाय पूरे उत्तर में हावी था। स्थानीय राजाओं को नई सोच में लाने के साथ ही सियासी खींचतान बढ़ने लगी थी। इसने शायद इस नई सोच को अपनाने वाले लोगों और जो माया के रिवाज को मानने वाले लोग थे उनके बीच एक मुकाबला पैदा कर दिया था। कीवीक में नए महल में जॉर्ज को सुराग मिलते हैं कि उभार के दौर में शायद कुछ और भी गलत हो रहा था। ये जो बिल्डिंग के सामने पत्थरों का जो बड़ा सा ढेर दिखाई दे रहा है, इसे लेकर शुरू में कुछ खास समझ में नहीं आया था। यहाँ इस तरफ ये खूबसूरत बिल्डिंग है जिसमें ये कमरे हैं, दूसरी तरफ भी कुछ कमरे हैं और ठीक बीच में मलबे का एक बड़ा सा ढेर है। अब हमें समझ में आया कि हम जिसे देख रहे हैं ये असल में एक सीढ़ी है जिसे मजदूरों ने बिल्डिंग के ऊपर की मंजिलों तक पहुंचने के लिए बनाया था। ये एक मचान जैसा है जिसे माया के लोग बिल्डिंग बनाने की अपनी तकनीक के हिस्से के तौर पर इस्तेमाल करते थे। ओके, तो ये हटाई नहीं गई। अगर बिल्डिंग पूरी हो गई होती तो उन्होंने सीढ़ी को यहां से हटा दिया होता। ये मचान होने से लगता है कि सामने जो दिख रहा है वो बिल्डिंग के बनने के बीच का नजारा है। ये कोई तैयार बिल्डिंग नहीं है। कीवीक के महल का एक और हिस्सा इमारत बनने के काम के अचानक थमने की भनक देता है। मेसन्स ने इमारत की दूसरी मंजिल की दीवारों का खाका जमीन पर तो बना दिया था, पर वो खड़ी नहीं की थी। ये सारी चीजें सबूत हैं कि शहर फल फूल रहा था, कि आर्किटेक्ट्स को काम पर लगाया गया था
कि राजा जो कर रहा था उसे लेकर यकीन से भरा और दमदार महसूस कर रहा था कि शहर ऐसी दुनिया का हिस्सा था जो तेजी से आगे बढ़ रही थी। न कि ये बात सोच के राजा मिस हैविशम था जो खंडहर बने हुए घर में बैठा था जबकि हालात धीरे धीरे बिगड़ते गए, उसकी दुनिया ढह गई। यहाँ जो चल रहा था उसकी एक बहुत अलग तस्वीर है। तब आखिर क्या था जिसने फल फूल रहे कीवी को अचानक थाम दिया? शुरू में तो थमने की वजह जाहिर है लड़ाई ही लग रही थी, लेकिन लंबी छानबीन से न कोई भाला सामने आया न कोई तीर। और फिर स्टेयरवे टू हेवन यानी पहाड़ी वाली स्टेट पर टीम को सुराग मिले कि इसी वक्त महल में भी निर्माण रुक गया था। ये साइट अचानक छोड़ दी गई थी। वाह इवन, ये तो कमाल है। इस जगह को छोड़े जाने के वक्त के 5-6 बर्तन फर्श पर टूटे मिले। मुझे लगता है इनमें से कुछ यहाँ फर्श पर छोड़ दिए गए और बाकी बर्तन दीवारों पर लटके हुए थे। लेकिन ये लोग अपनी जान बचाकर नहीं भाग रहे थे। सबूत बताता है कि इन्हें बड़े हिसाब से निकाला गया था। बर्तन संभाल के दीवार की खूंटियों पर टांगे गए थे या कमरों के कोनों में जमाए गए थे। वो साबुत ही छोड़े गए थे जो बाद में खाली की गई इमारत के ढहना शुरू होने पर ही टूटे थे। लगता है जैसे उनमें से ज्यादातर अंदर ठीक किनारों के साथ थे, जिससे समझ में आता है कि उन्होंने तसल्ली से उन बर्तनों को ऐसी जगह पर रखा जहां वो उनके जाने पर संभले रह सकें। जैसे घर से निकलने से पहले हम चीजों को संभालते हैं। बिल्कुल, जैसे ये जगह साफ सुथरी रखी जाती है। तो ऐसा क्या हुआ था जो स्टेयरवे को बड़ी तैयारी के साथ छोड़ा गया और महल का काम अचानक रुक गया? स्टेयरवे टू हेवन पर डेटा ने दिखाया कि कुंडों ने माया को बिना बारिश वाले 3 महीने सहारा दिया होगा। फिर किफायत से पानी बरतते हुए मुसीबत कुछ महीने और झेली गई, लेकिन बुनियादी नमूने बताते हैं कि यह काफी नहीं रहा होगा। हमें ऐसे 8 बैंड्स मिले हैं जो बताते हैं कि असल में बस एक सूखे से ऐसा नहीं हुआ, शायद एक के बाद एक सूखा पड़ने की वजह से ऐसा हुआ है। और ऐसा करीब 3 से 20 साल तक चलता रहा और हर बार चीज़ें फिर से वैसी हो जाती। उन पर काफ़ी लंबे वक्त के लिए सूखे की मार पड़ती। एक मौके पर सूखे से परेशान स्टेयरवे के पास बस एक ही रास्ता बचा था। हुआ ये होगा कि कुछ वक्त ऐसा आया होगा जिसमें उन कुंडों में पानी नहीं रहा और उन लोगों को वो पहाड़ी छोड़नी पड़ी क्योंकि वहां रहना मुमकिन ही नहीं रहा। तमाम परिवार, बड़े लोगों के परिवार, वो ऐसी हालत में पहुंच रहे थे जहां उन्हें एक बहुत मुश्किल फैसला लेना था, जो था स्टेयरवे टू हेवन को छोड़ना। उन्होंने जितना हो सकता था उतना सामान पीठ पर लादा और बाकी का संभाल कर वहीं रख दिया। बारिशों के लौटने पर उन्हें पूरी उम्मीद थी कि वो भी लौटेंगे। माया लोग सूखे के बारे में जानते थे। वो शायद ऐसी सभ्यता थी जो न सिर्फ बारिश के पानी को सहेजने के लिहाज से बल्कि बारिश के पानी की कमी के लिहाज से भी ढली थी। हैरानी इस बात की नहीं कि वो चले गए। हमारे लिए सवाल ये है कि वो लोग लौटकर वापस क्यों नहीं आए। तो स्टेयरवे के रहने वाले और कीवी का राजा इन सूखों को झेल क्यों नहीं पाए, जैसे जाहिर है वो पहले झेल चुके थे। इन सूखों की जबरदस्त मार से तबाही मच गई थी। ऐसे में संभल कर हिसाब से चलना उनकी इकलौती उम्मीद थी। लेकिन बे और रिंगल को लगता है उत्तर का सियासी ताना बाना फेदर्ड सर्पेंट संप्रदाय के खलल डालने से बिखरता जा रहा था। उत्तरी माया का ढहना साफ तौर पर 9वीं सदी के दौरान शुरू हो गया था और ये वो दौर था जिसमें फेदर्ड सर्पेंट सोच शुरू हुई थी और बेशक इससे राजपाट हासिल करने के लिए लड़ाइयां शुरू हो गई थी।
रिंगल को लगता है सियासी हालात इतने बिगड़ गए होंगे कि सरकार नाम की चीज ही नहीं बची होगी जो उनकी वापसी का इंतजाम करा पाती। एक जमी हुई सरकार होती तो शायद उत्तरी माया बच गया होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और एक सदी के अंदर उत्तर के बड़े शहर और नगर दक्षिण की ही तरह खंडहर बन गए। आज युकेटैन के खाली जंगल हमें याद दिलाते हैं कि महान सभ्यताओं का भी पतन हो सकता है। साल गुजरने के बाद धीरे धीरे इन शानदार इमारतों को जंगल ने ढक लिया। हरी चादर के नीचे पूरे के पूरे शहर गायब हो गए और वो बन गए जंगल के राज। अब जाकर नई तकनीक और इलाके में काम की बदौलत खोई हुई सभ्यता का फैलाव देखा जा सकता है।